आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में, और ये सीरीज नंबर 5 है। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं सीरीज नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से आग्रह है कि अगर आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो आप इस टेस्ट सीरीज को लगाना ना भूलें, ताकि आपको समझ में ये आ सके, आप अपने आप को आकलन कर सके कि आप कितना क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर पाते हैं इसमें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है जी कि जल का आयनिक गुणनफल होता है। आपको बताना है कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ 10 के पावर -7, 10 के पावर -14, 10 के पावर -7 और 10। ठीक है, होता कितना है? तो देखिएगा, इसको याद रखिएगा। आयनिक गुणनफल में दो चीज किया जाता है, एक हाइड्रोजन आयन लिया जाता है और एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन लिया जाता है, और इन दोनों का गुणनफल जो होता है 10 के पावर क्या होता है -14। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में OH दे देता है, कहता है pH निकालिए, तो आप क्या करते हो, OH दे देता है तो आप pH निकालते हो। pH निकालने के फॉर्मूला होता है 10 के पावर -14 बटा OH। अगर OH निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगा दो, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, यानी 10 के पावर -14 और ये हो जाएगा टेस्ट प्लस। ठीक है, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 10 के पावर -14। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है सबका? तो ये सबका यूज किया जाता है pH वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि हरा कशिश का अणु सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है CuSO4 दूसरा ऑप्शन है ZnSO4 तीसरा ऑप्शन है FeSO4 और CuSO4 बताइए इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर जो साथी ऑनलाइन इसको देख रहे होंगे आपको करना है कि कमेंट में इसका जवाब देना है कि होगा क्या। आप लोग आप बताओ क्या होगा इसके अंदर, मतलब क्या होगा? हरा कशिश किसको बोलते हैं? हरा कशिश बोला जाता है इसको FeSO4 को कहा जाता है। देखिए ये तो आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक बात आप लोग जानिएगा, 3 को कशिश आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना रहता है, बार बार पूछा जाता है। एक होता है हरा कशिश, ठीक है, इसको याद रखिएगा जी। कशिश को ना विट्रोल बोला जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीन विट्रोल। ठीक है, दूसरा होता है हरा के बाद होता है श्वेत कशिश और तीसरा होता है नीला कशिश। क्या होता है? नीला कशिश। इसको हम लोग ग्रीन विट्रोल कहते हैं, इसको व्हाइट विट्रोल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं जी? ब्लू विट्रोल कहते हैं। ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। दूसरा है श्वेत कशिश, इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O होता है, और यह नीला कशिश CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, तो इन तीनों विट्रोल का नाम आप लोग याद रखेंगे। पूछा इसमें क्या है, लेकिन तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बढ़ते हुए धात्विक गुण क्रम क्या होगा? ठीक है, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। ठीक है, तो ये तब आप बता पाओगे जब आप जानोगे कि किस समूह का है जी। ठीक है, तो ये कौन सा समूह है? ग्रुप 17 है जी, हाइड्रोजन समूह उसको कहा जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, कह रहा है कि बताओ धात्विक नेचर किसमें होगा। तो याद रखिएगा, देखिए जब भी हम देखो ये इस ग्रुप में ना सब नॉन मेटल, ये सब क्या है? नॉन मेटल। लेकिन तुमसे पूछा क्या जा रहा है जी? पूछा जा रहा है ये कि किसमें धात्विक गुण होगा। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या आते हैं जी? टॉप टू बॉटम आया जाता है, ऊपर से नीचे आया जाता है। धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्या होती है? धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा जी? पहले होगा आयोडीन में धात्विक गुण ज्यादा होगा, उसके बाद किसमें होगा? ब्रोमीन में होगा, उसके बाद क्लोरीन में, और सबसे कम किसमें होगा? क्लोरीन में होगा। तो बताओ ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ये अच्छा उल्टा बनाएगा जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा जी, क्लोरीन लास्ट में होना चाहिए ना। अच्छा फ्लोरीन नहीं दिया, 3 एलिमेंट दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा आंसर जी? आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन होता है? ये कल के क्लास में क्वेश्चन देखे भी थे। अरे यार तुम देखा भी करो जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन है। तो क्लोरीन तब बता पाओगे ना जब आप इसका फॉर्मूला जानते होगे, तब ना बता पाइएगा। ऑप्शन है हरा कशिश, ब्राइन, श्वेत कशिश और तुतिया। ठीक है, तो देखिए हरा कशिश का फॉर्मूला अभी देखे थे उधर पहले FeSO4 × 7
H2, आयरन सल्फेट इंटू हेप्टाहाइड्रेट होता है, ठीक है। ब्राइन, ब्राइन का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले वीडियो में यानी जो पिछला हम लोग सेशन पढ़े थे ना, उसमें आया था कि सोडियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते थे जी? ब्राइन के नाम से जानते थे। श्वेत कशिश क्या होता है फॉर्मूला? ZnSO4 into 7H2। और तूतिया, तूतिया किसको बोलते हैं जी? तो तूतिया उसी को बोला जाता है कॉपर सल्फेट को, CuSO4 into 5H2। ग्रुप B12 को तूतिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जी? इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन कितना होगा? ब्राइन में होगा। कितना होगा जी? ब्राइन में होगा। देखो अगर आप 10 से 15 सीट लगा कर जाते हो ना, लड़का ध्यान दो, अगर आप 10 से 15 सीट लगा कर जाते हो ना एग्जाम में, ये तीनों सब्जेक्ट से, तो आपको लगेगा, अगर केमिस्ट्री की हम बात करें, अगर तुम 15 सीट लगा के जाते हो एग्जाम में ना, 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जो इस सेट से होंगे, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन बैंक का। ये क्वेश्चन का पूछा गया है 1900 बाद में, आपके डेट ऑफ बर्थ के समय का ये एग्जाम का है 1900 बाद में का है ना जी डेट ऑफ बर्थ की। और आगे 2000 डेट ऑफ बर्थ कितना हम लोग? 2007। अरे भैया तो ये तो बुढ़वा तो आ गया। अरे यार तो हमरो डेट के बाहर का है जी, ठीक है। ये तो बहुत पुराना हो गया, ठीक है। 1992 का है क्वेश्चन, इसी प्रकार से आता है। चलो ये तो बुढ़वा हो गया। चले आगे देखिएगा, हम भी उतना एकदम पुराने नहीं है जितना पुराने ही दिया 1992 है, इससे हम नया ही है। कहा कि अक्षिकारक पदार्थ, अक्षिकारक पदार्थ में कौन सा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, कि प्रोटॉन ग्रहण करने का, कि प्रोटॉन छोड़ने का? बताइए क्या जी इसका जवाब आप लोग जानते हैं? बताओ अक्षिकारक का मतलब क्या होता है? अक्षिकारक का मतलब होता है, अगर आप लोग 12th पढ़े होते हैं ना, 12th का यार, ये तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन 10th में ही पढ़ाया गया है, हम तो पढ़ाते ही खास करके। तो याद रखिएगा अक्षिकारक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? त्यागा जाता है। जैसे कि आप देख लो Zn है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बनेगा Zn2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि ग्रहण करेगा? छोड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सहसंयोजन, क्वेश्चन है जी कि निम्न में से किसमें सहसंयोजन यानी कोवैलेंट एवं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन दोनों वर्तमान में है? CCl4, CaCl2, NH4Cl कि H2? बताओ क्या कितना होगा? कितना होगा? तो ऑप्शन होगा किसमें? सी में होगा जी, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को नवसादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा कि नवसादर का फॉर्मूला क्या है। सबसे बड़ा दिक्कत है ये हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव, नहीं तो यार हम लोग जैसा पढ़ाएंगे ना तो तुम कौन एकेडमी ले लो, होगा नहीं ऐसा। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हम लोग के पास समय है बहुत कम है। हम लोग के पास, हमारे पास जॉब नहीं रहता तो समय ही समय रहता, जॉब होने के चलते दिक्कत हो जा रहा। चलिए तो फॉर्मूला क्या आंसर क्या होगा जी? NH4Cl हो जाएगा। नहीं तो हम लोग बताते हैं कि पॉलिटेक्निक कैसे पढ़ाया जाता है, वीडियो पढ़ाता है, देखते हैं ऑनलाइन, बड़ा बच्चा कैटेगरी का पढ़ाता है। आंसर क्या होगा जी? NH4Cl। देख लो ये दोनों अधातु है तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट। ये धातु का धातु है तो क्या होगा? आयनिक होगा। ये क्या होगा? कोवैलेंट होगा। आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में, क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से बने आयन पे आवेश होंगे। कहा है कि जब में अगर एक एक परमाणु होगा उस पर आवेश कैसा हो सकता है? चार्ज क्या होगा? +1 होगा, -1 होगा, कि 0 होगा, कि +2 होगा? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन है तो, अरे भैया लेने की बात थोड़ी कर रहा है, देने की बात। आपका वो सब देने की भी बात नहीं कर रहा है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु सॉरी एक इलेक्ट्रॉन परमाणु यानी ऐसा परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। तो बने आयन क्या होंगे? जैसे हाइड्रोजन में ही एक होता है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो क्या बना लेगा? ये H+, यानी क्या होगा इसमें? H+ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 38। इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या जी? कि के एक अणु के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्या होगा इसका।
क्वेश्चन में यहाँ पे आप N2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? N2 कह रहा है कि N2 के एक अणु के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए क्या होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रॉन में बंधन कितना बनता है जी? इलेक्ट्रॉन में सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में कौन सा बंधन बनता है जी? त्रिबंधन बनता है। अच्छा बताओ, एगो बंधन जब बनेगा, एगो बॉन्ड बनेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो गो। तो कौन को बॉन्ड बन रहा है? कौन को बॉन्ड बन रहा है? तीन गो। तो तीन ना, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन क्या होगा? 6। अगर बॉन्ड पूछता तो कितना हो जाता? 3। अगर बॉन्ड आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ बॉन्ड बताइए, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना? 3। इलेक्ट्रॉन कितना? 6। बोलिए कोई आपत्ति? अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का क्या, देखो कैसे लिखा गया, किसी परमाणु का परमाणु 39 एवं परमाणु संख्या 29 है, यानी ये द्रव्यमान कह रहा है। क्या कह रहा है जी? किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 39 एवं परमाणु संख्या 29 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फलाना होगा। कोई परमाणु है, मान लेते हैं जेड, परमाणु संख्या कितनी है जी? 29 है, और इसका द्रव्यमान कितना है? 39। किसकी बात कर रहा है? पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट नहीं पूछा तो कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बताओ, तो याद रखिएगा जब इस पे कोई चार्ज, अच्छा बताओ, सुनो ध्यान दो। अच्छा बताओ, इसमें परमाणु संख्या कितना है? 29। परमाणु संख्या 29, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना? 29, क्योंकि परमाणु संख्या और प्रोटॉन आपस में क्या होता है? अब समझिएगा, अब रुकिए ना। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, देखिएगा जब इस पे कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा ना, तो जेड जो होता है ना, ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 29 होगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन आपको निकालना हो तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, A माइनस जेड या A माइनस पी, ठीक है। तो वो सर A कहाँ है? तो ऊपर वाली को A कहते हैं। तो A कितना है? 39, और P कितना है? 29। कितना हो जाएगा P? अब आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखो तो इलेक्ट्रॉन कितना निकाले हैं? 29, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना निकाले हैं? 20, तो ये 20, और प्रोटॉन कितना? 29। तो 20 29 का है जी ए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बड़ा शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और ये थ्योरी आपको पढ़ा दी है, अगर नहीं बनता है तो ये आपकी हम लोग थ्योरी इसका पढ़ चुके हैं, समझिएगा। क्वेश्चन है कि ताप एवं दाब की समान स्थितियों में, कह रहा है कि ताप और दाब समान कंडीशन में है, ठीक है, यानी एनटीपी की बात कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा है। स्थिति में एक सच्छिद्र बर्तन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण का वेग का अनुपात बताना है। देखिए कि कोई बर्तन है जिसमें से, बर्तन क्या है? सच्छिद्र है, यानी उसमें से ऑक्सीजन छिद्र है, गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है जी? हाइड्रोजन, और क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। निकलेगा तो कुछ वेग होगा ना, तो वही कह रहा है कि विसरण का वेग बताइए। तो विसरण को कहते हैं आर। किसका विसरण? हाइड्रोजन का विसरण। और किसका विसरण? ऑक्सीजन का विसरण, ठीक है। तो द्रव्यमान का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विसरण का? अंडर रूट अंडर द्रव्यमान लिखेंगे किसका? ऑक्सीजन का, और द्रव्यमान लिखेंगे किसका? यही होता है आर, R1/R2 इक्वल टू होता है M2/M1। M2 फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, R1/M2/M1, मतलब R2 नीचे है तो इसका द्रव्यमान कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान कहाँ रहेगा? तो उसका द्रव्यमान कहाँ रहेगा? ऊपर है, तो द्रव्यमान कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, क्लियर। तो चलो बताओ, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 2 गुना ऑक्सीजन हम बताइए ना, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुना हाइड्रोजन कितना आता है? 2 वजन, तो कितना हो जाएगा? 16/1, 16 का 4 और इसका 1, तो बताइए कितना हो जाएगा? 4:1। क्या 4:1 दिया है जी? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं है? थ्योरी प्रॉपर इसका हम करा दिए हैं, हुआ है ना थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हो गया था जी 41। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है,
कि आवर्त सारणी के समान आवर्त के तत्वों में समान होते हैं। बताइए इसका, तब तक हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। बताइए क्या होगा। पंखा बंद करो तो जी, बंद करो, सब लाइट कटा हुआ है ना। ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समान आवर्त के तत्वों में समान होते हैं। कोई आवर्त है, आवर्त को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के समान आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होगा, उसमें समान होगा। संयोजक, संयोजक इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, कोषों की संख्या की परमाणु त्रिज्या। बताओ क्या होगा, क्या होगा, परमाणु त्रिज्या होगा। देखिएगा, जब हम लोग एक ही पीरियड में चलते हैं ना, तो एक ही पीरियड में सबसे पहले जो जरूरी होता है उसमें कोषों की संख्या सेम होती है। किसकी संख्या सेम होती है, कोष सेम होता है, तभी तो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 निकलते हैं। कोषों की संख्या सेम तो निकलता है। जैसे देखो, मान लीजिए सोडियम पे हम बात करें, तो सोडियम आप कहेंगे बताओ कौन सा पीरियड है, पहले 1s2, 2s, 2p, 2p6, 4s, 4s 11 हो गया, ज्यादा लिख दिया, 10 से 11, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे कौन सा पीरियड चल रहा है, 4th। तो इस पीरियड में जॉन भी आएगा ना, सब में 4 ही आएगा। अब देखो इस पीरियड में क्या आता है, लोहा भी आता है। लोहा का कितना होता है, 26। देख लो, आर्गन 18, आर्गन 18, 4s2, 3d6। तो देखो तो सबसे ज्यादा इसमें सेल कौन है, 4। तो बताइए कौन से, क्या सेम होगा जी, कोषों की संख्या, यानी कि सेल सेम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु का, क्वेश्चन है जी, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। अगर आप लोग 11th पढ़े होंगे तो 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है जी, सेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से सब सेल की जानकारी प्राप्त होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त होती है, और स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन की जानकारी प्राप्त होती है। अब बता लो क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक परमाणु का मुख्य क्वांटम नंबर, देखिएगा मुख्य क्वांटम नंबर का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कह रहा है किसका जानकारी देता है, कक्षक का आकार, कक्षक के कोणीय संवेग की कक्षीय वेग होना चाहिए तो दोनों, ठीक है। लेकिन सबसे यहाँ पे सुपीरियर कौन है, ए, कक्षक का आकार, ठीक है। इसी में आपको बताया जाता है कि इस सेल का आकार क्या होगा, स्फेरिकल होगा। क्या होगा जी, स्फेरिकल होगा। पी का क्या होगा, तो पी का होगा क्या जी, पी का डम्बल होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको बताया जाता है। आपका क्वेश्चन स्फेरिकल और ऑर्बिटल क्या, सी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मोल सिल्वर में, क्वेश्चन है कि एक मोल सिल्वर में परमाणु की कुल संख्या बताइए। एक मोल सिल्वर, आज की क्लास में 11th क्लास में मोल पढ़ाया गया है। मोल पढ़े हैं आज, मोल आपको बताए थे कि अगर मोल दे दे, मोल में एक दे दे, तो इसमें कण कितना होगा, ठीक है। कितना कण होगा जी, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अब ये मोल कुछ भी कहे, चाहे एक मोल लोहा का है, चाहे एक मोल सिल्वर का है, चाहे एक मोल क्या कहे जी, सोना का है, कुछ भी कहे, अगर एक मोल है तो संख्या क्या होगा, 6.0 इतना, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा, अब कैसे 2 लिखे 3 दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ मत करिएगा। आंसर क्या होगा जी, ये। अगला क्वेश्चन, सीमेंट, नाम सुने सीमेंट का, आपको सेमेस्टर में पढ़ना भी पड़ेगा। सीमेंट, सीमेंट का मुख्य अवयव क्या होता है बताइए।
CaO कैल्शियम इसको क्या बोलते हैं जी, बिना बुझा हुआ चूना है ये कि MgO कि FeTO3 के एनएम, तुम्हें क्या है पूछना है, सीमेंट में क्या होता है CaO होता है, ठीक है, मुख्य रूप से ये होता है, यही तो मिलकर बनाता है, बाद में क्या बनता है CaCO, मुख्य संगठन है उसका। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको आ गया, कह रहा है कि कार्बन, देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान दीजिएगा, आ जाओ। कार्बन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है और कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है 94.4, 94.4 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। तो कह रहा है कि 12 ग्राम अगर कार्बन होगा हवा में, क्या 1.2 है, कह रहा है कि कार्बन को जब हवा की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कितना ऊष्मा बन रहा है, कितना ऊष्मा बन रहा है जी 4 किलो कैलोरी बन रहा है। तो कह रहा है कि 12 होगा तो क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये भी 11th में आपका हो गया है, बताइए कितना मोल है, मोल कितना है जी एक, और यहाँ पे मोल कितना है, कुछ नहीं है तो एक, तो बताओ एक मोल, अच्छा बताओ एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, इसका मास कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक मोल जला रहे हैं कि कितना प्राप्त हो रहा है, एक मोल का मतलब कितना 12 ग्राम है, यानी कि लिखेंगे 12 ग्राम C से उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न बाबू 94.4, तो चूंकि 1 ग्राम से कितना होगा जी 94.4 बटा 12, इसलिए कितना से 1.2 ग्राम का क्या लिखेंगे यहाँ पे 94.4 बटा 12 गुना 1. क्या इसको कटाए तो 10 नोट नहीं करेगा, करेगा ना, अब 10 से भाग देंगे कितना आएगा 9.44 किलो कैलोरी, बोलो 9.44 कहीं है 9.4, यही है जी आपका आंसर नंबर क्या होगा जी, आंसर नंबर C होगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, सॉरी C नहीं है जी D है, इतना तो दिखाई दे रहा है C गलती हो रही है, फ्रस्ट्रेशन में गलती हो रही है, क्योंकि क्लास अभी तो 2 चल रहा है, 2 से चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है, विद्युत अपघटन में निम्न में से किस पद पर ऑक्सीकरण होता है, बताइए कहाँ ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, धनोद पर यानी कि एनोड पर, ऋणोड यानी कि कैथोड पर, कि कह रहा है कि दोनों पर कि किसी पर नहीं, बताओ किसको होता है एनोड। तो देखिएगा एक एक आप लोग ट्रिक जान जाइए, CRO क्या होता है जी, CR आओ, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, हसीन मोहम्मद बड़ा खतरनाक ये ट्रिक है, CR आओ, CR, ठीक है, CR आ ए को आपको दिखाई दे रहा है, ए का मतलब यहाँ पे ओ से है, ठीक है, सी माने, हाँ जी कितना लगे, सी माने कैथोड, आ कैथोड पका हुई रिडक्शन, ए माने एनोड, कौन चीज ऑक्सी, बताओ कह रहा कि ऑक्सीकरण कहाँ होगा, ऑक्सीकरण होगा कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, किसमें होगा जी एनोड पे होगा। और एक बात जान लीजिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की हो, पहले मैंने कहा 10-12 क्वेश्चन के पहले, तो बताओ कहाँ होगा जी ऑक्सीकरण, एनोड पर, भारी है जी एनोड पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे में कौन सा लोहा में किसके चलते जल्दी जंग लग जाता है, आपको बताना है, लोहा में कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकारक रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऑक्सीकारक का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, फ्लोरीन में होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं फोन, ठीक है ना, तो ऑक्सीकारक पदार्थ में सबसे ज्यादा कौन होता है, आगे लोहे में जंग लगने की
क्रिया कह रहा है कि लोहे में जंग लगने की क्रिया निम्न में से किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है जंग लगना? लोहा के द्वारा कि ऑक्सीजन के द्वारा कि जिंक के द्वारा कि H+ के द्वारा? बताओ क्या होगा? अरे भैया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जंग नहीं लगता, नमी से जंग। आंसर क्या होगा? H+ का मतलब क्या है? एसिड। तो सबसे खतरनाक होता है जंग लगाने की प्रक्रिया किससे जी? एसिड। ये लग रहा सब छोटा छोटा क्वेश्चन है कि यही आ जाएगा, इतना छोटा है ना, या जल्दीबाजी में आंसर क्या कर दीजिएगा, पूरा सही बनाएगा, नंबर हमारा क्या दिया। चलिए, धातु के निम्नांकित किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? सुनिए, कह रहा है कि कौन सा अयस्क है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। 12th क्लास में प्रॉपर जो होता है इसको सभी धातुओं का अयस्क पढ़ाया जाता है, उसमें फलाना। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो इन सबका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तब आप इसका आंसर दे पाओगे। कह रहा है किसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो सबका फॉर्मूला लिख दें, याद करने से नहीं होगा, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2। तो भाई ऑक्सीजन बाद में, भर के बाद अरे भाई भर के याद है नहीं। मेलाकाइट Cu2 CO3 × OH का होल है, शायद ऐसा ही होता है, इसको कंसल्ट कर लीजिएगा, मैंने कोई इसमें भी होता है। क्रायोलाइट Na3AlF6। डोलामाइट MgCO3 × CaCO3। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है डोलामाइट का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या होगा इसका? क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट का यूज खूब पढ़ना है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, लेकिन फिलहाल अपने निष्कर्षण नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे इसको बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक एसिड है, क्या है जी? एसिड है जिसका मोलारिटी दिया है क्या जी? 1 सेंटी दिया हुआ है, N/100। पढ़ा है जी? नहीं पढ़ा तो पढ़ा दें। अच्छा, बीजेन में आपको पढ़ा दिए हैं, 11th में जस्ट चालू होने वाला है। HCl घोल का pH क्या होगा? तो देखिए इसका H कितना दिया है? N/100। तो क्या इसको 1/100 लिख दें? N का है, N क्या है? मात्रक है किसका? सांद्रण का। यहाँ पे नॉर्मलिटी की बात हो रही है, तो नॉर्मलिटी भी एक मात्रा, अच्छा यहाँ पे सांद्रण की बात हो रही है, तो नॉर्मलिटी भी क्या है? सांद्रण का प्रकार। तो बताओ तो मोला सांद्रण कितना दिया? 1/100। क्या इसको लिख दे 1/10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻²। किसका सांद्रण दिया हुआ? हाइड्रोजन। H+ कितना है? 10⁻⁻। आपको क्या निकालना है? आपको pH निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? -log बोले होता है कि नहीं होता? -log 10⁻⁻, कूद जाएगा कि माइनस पहले से माइनस कूद गया, और log 10 के मान होता है 1 का 2, 1 बोले तो 2। बताइए 2 दिखाई दे रहा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सुनो हीरो, कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर STP पर प्राप्त ऑक्सीजन CO2 का गैस का आयतन बदलेगा, बता देंगे? देखिए CaCO3 जब इसको तोड़ेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा CaO+CO। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसमें हो रहा है 8 STP। STP का मतलब होता है सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य तापदाब इसको बोलते हैं। चलिए तो बताइए इसका मोल। अच्छा बताओ भाई कितना मोल है? ये भी कितना मोल है? जगह मतलब नहीं कि मतलब पूछते के बाद नहीं पूछ रहा है तो हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अच्छा बताओ ये 1 मोल है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम। बहुत सर आपको कैसा मालूम? हमको मालूम है, तो मैंने ये कहा बहुत सर हमको ये बताइए हमारे का। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, होता है 16, तो 16 क्या 48, जोड़िएगा तो कितना आएगा? आप इसका कितना होगा? यो 1 ग्राम है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान कितना होगा बोलो? 12 44 होता है, दिखा देते हैं 12, इसका होता है 32। कितना होगा? अच्छा बताओ 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? पढ़ा है आपको? 11th क्लास में पढ़ाया है कि 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन सामान्य तापमान पर कितना होता है? 22.4।
बताएंगे नहीं बताया? तो कह रहा है कि बताओ तुमको, तुम्हारे पास अगर 10 ग्राम प्राप्त करना है, कितने ग्राम प्राप्त करना है जी? 10 ग्राम प्राप्त करना है, तो कह रहा है कि बताओ क्या होगा? आयतन क्या होगा? अच्छे बताओ, 100 ग्राम होगा तो द्रव्यमान तो 44 हो गया ना? अच्छा बताओ, इस 100 ग्राम अगर यूज करेंगे तो इसका द्रव्यमान तो इतना होगा, लेकिन आयतन कितना होगा? 1 मोल होगा ना? 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो देखो तो 100 ग्राम CaCO3 पर कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है? 22.4 लीटर CO2 हो रहा है ना? तो इसलिए 1 ग्राम कितना होगा? 22.4 बटा 100, इसलिए 10 ग्राम। बोलो समझ? यहाँ लिखे 22.4 बटा 100 गुना कितना होगा? 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 2.4 और 4 4 4 से 2 4 या 2 4 कितना जी? 2 4 लीटर में ना? बोलो भारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन शुष्क बर्फ है? शुष्क बर्फ, अब सर बर्फ तो सुने हैं, शुष्क बर्फ क्या? खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पॉलिटेक्निक में खूब आता है, H2O इतना इतना याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड? गैस में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? ठोस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ठोस में होना चाहिए। तो बताइए आंसर क्या होगा जी इसका? जी आंसर होगा पी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध, कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एल्काइल में त्रिबंध होता है जी। तो देख लो कौन के नाम में आइन आ रहा है, जन आएगा वही आंसर होगा। तो देखो एल्केन नहीं होगा, एल्कीन नहीं होगा, एल्कान नहीं होगा, ठीक है। आई इल है तो इकर बातें नहीं होगा, इकर गलत बात है। नहीं पड़ेगा तो मार दीजिएगा डी। कह रहा है कि सजातीय श्रेणी का सदस्य है, सजातीय श्रेणी का सदस्य। देखिए होमोलोजियस श्रेणी, एक बार और आया था जिसे, देखो होमोलोजियस श्रेणी वो होता है ना जिसका जात सेम होना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जात सेम होना चाहिए। जात का मतलब केमिस्ट्री में है समूह से, किसे है जी? समूह सेम होना चाहिए। और दूसरा इसके क्रमगत सदस्यों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? CH2 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए जी? CH2 का अंतर होना चाहिए। तो आप बताओ, देख के बताओ क्या होगा, बताइए क्या होगा? डी बी, बी बोला है जी। और लोग जी, लड़की वाले लोग, लड़की वाले लोग नहीं, लड़की लोग, बताइए लोग क्या होगा? बताइए क्या? हमको ये सब तो कुछ मतलब नहीं, क्या होता है बताइए क्या होता है? पहले जात से देखेंगे तो हाई देखो, हाई है एल्केन, हाई एल्कीन, तो जाते गलती पर, जात गलती में तो बातें ना हो, शादी ब्याह की कोई बात नहीं होगा। हाई जात सेम है ना जी? हाइयो जात अलग बा, हाइयो जात अलग बा, हाई जात सेम बढ़ नहीं बा। अब दू को कार्बन में से घटल एगो, और 6 में से घटल 4 गो, 6 गो, 2 गो, यानी आंसर क्या होगा जी? बी होगा, ठीक है। चलिए जी, कह रहा है कि आवर्त सारणी में चतुर्थ आवर्त में, बहुत सुंदर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में चतुर्थ आवर्त में तत्वों की तरह आवर्त 1 2 3 और 4। पहला में कौन आवर्त होला? पहला आवर्त में कौन एलिमेंट होला? 2 गो। दूसरा का में कौन गो? 8 गो। कौन बोला? 8 गो। तीसरा में भी कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद 18 फिर 32, 18 18 18 32। तो बताओ क्या होगा? बोल भाई, चौथा में पूछा था, तो चौथा में कितना हुई? कम है। पढ़ाई ऐसे तो पड़ेगा, सवाल में कम रहेगा। कह रहा है कि मीथेन अणु में, एक अणु है मीथेन, मीथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था। देखो जी, मीथेन का फॉर्मूला होता है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कह रहा है कि कौन सी व्यवस्था है? इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। क्या बोलते हैं जी? इसको 11th में पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिलहाल ये आप लोग 10वां में पढ़ कर दिया है कार्बन और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। बताओ क्या होगा? चतुष्फलकीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहाइड्रल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व में
किसी तत्व के m सेल में m 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी बताओ। 2 होगा कि 8 होगा कि 20 होगा कि 12 होगा, बताओ क्या होगा। और बताइए, और कुछ बताइए। अब एक 20 बचा है। तो पढ़कर आए तो तुम आपको कम बोलेंगे, लेकिन जो 12 पास है उसको तो ज्यादा बोलना पड़ेगा। देखिएगा ये K सेल है, ये L है और ये M है, ठीक है। हाँ जी नहीं होगा। कितना बोले हो जी तुम? पहला सेल में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में क्या होता है 8, और इसमें तो होता तो ज्यादा है लेकिन है क्या होगा 2 है, ठीक है। तो बताइए टोटल क्या होगा 12, आंसर क्या होगा, ठीक है। बढ़े ना, चलो बढ़े। जैसे बिलियन होता है वैसे बिलियन का अलग प्रकार है कोलाइड। बिलियन नहीं होता है, बिलियन अलग होता है, बिलियन भी ऐसा नहीं होता। कह रहा है कोलाइड, कोलाइड एक क्या है, कोलाइड एक उदाहरण है चीनी का घोल। 12th में क्वेश्चन पूछता है को पीतल धुआं की घोल, तो कोलाइड क्या होता है जी, घोल होता है, ठीक है। चीनी का घोल बिलियन होगा, पीतल मिश्र धातु होगा, धुआं क्या होगा, मिश्रण होगा। क्लियर। कह रहा है कि कार्बन, कार्बन मुख्यतः किस प्रकार के यौगिक की रचना करता है। भाई कार्बन कैसा है, आधार तो क्या बनाएगा, सहसंयोजक। तो ऑप्शन में देखिए, बताओ क्या होगा, बोल ही दिए हैं क्या बनाएगा जी, सहसंयोजक बनाएगा। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसी सॉरी 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन कितना हुआ 30, ठीक है। ये 30वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बिलियन है जिसका आयतन है कितना 200 ml। सर आयतन कहाँ लिखा है, एमएल का मतलब आयतन होता है। आयतन कितना दिया है जी 200 ml। कह रहा है कि 6.48 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज है जी, ठीक है। सुक्रोज मतलब चीनी, C12H22। और याद रखिएगा ये सॉल्यूट का काम करेगा, किसका काम करेगा, कितना ग्राम देगा 6.84। अब बताओ इसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, मोलर मास, मोलर मास दिया 300। तो कह रहा है कि बिलियन की मोलारिटी बताइए, क्या निकालिए मोलारिटी। तो देखिए मोलारिटी निकालने के लिए पहले आपको n निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, n। तो n क्या होता है, n सुनो, n होता है गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास, बटा मोलर मास। सॉल्यूट की बात हो रही है, तो गिवन मास कितना दिया है भाई बोलो 6.84। अब मोलर मास कितना है 300। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको मोलारिटी निकालना है। सुनिए मोलारिटी निकालना है तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N/V, N बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है तो 1000, ml में दिया है तो चल भैया बेटा 684। ये आपको थ्योरी पर आ चुके हैं बिलियन का, बटा 342। अब नहीं कहेंगे कि 10 में 11 में पढ़ना है, 11 में पढ़ना है लेकिन पढ़ाए आप 200 गुणा 100 नहीं 1000, ये कूद के नीचे आ जाएगा। बता सकता हूँ 6.84 बटा 342 गुणा 1 गुणा तो बता 200 हो जाएगा। बोलो ये 2 मिनट में कटेगा, बताओ तुम 0.2 मिनट में 5 गुना 10 यानी 0.2। बताओ कहीं दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर ये 60 था। पूरे सेट में जो है 30 क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखे हैं और आप सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो अगर आप 20+ क्वेश्चन कर देते हो तो समझो कि आपका तैयारी ठीक है। अगर 20 से क्वेश्चन कम आता है तो समझिए कि तैयारी की आवश्यकता है। अब तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है आपको सेट लगाना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।